नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। हमारे साथ हैं ओमकार चौधरी जी। पहले तो सर प्रणाम, नमस्कार, वेलकम टू द शो। बहुत धन्यवाद याद करने के लिए और दर्शकों को भी नमस्कार। सर आप अभी आज दूसरा पहल हुआ है, फिर से ज़बरदस्त बम्पर वोटिंग हुई है। इतना पता नहीं सब लोग बोल रहे थे इतना नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन बम्पर वोटिंग हुई है इस बारी भी। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे सर इतना हाई नंबर? देखिए, पहले चरण के मतदान का जब नंबर 93% के आसपास चला गया, तब ये लगा कि चूंकि यहाँ गति हमेशा धीमी रही है, खास तौर से कोलकाता में, हुगली में, नॉर्थ साउथ परगना में, तो लग रहा था कि यहाँ भी वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ेगा, लेकिन इतना बढ़ेगा ये उम्मीद किसी को नहीं थी। 90% तक चला गया कोलकाता में भी। कोलकाता में जहां लोग आमतौर पर, मैं आलसी तो नहीं कहूंगा, पर वोटिंग के प्रति, अपने अधिकार के प्रति बहुत ज्यादा उस तरह की उत्सुकता नहीं दिखाते थे। पिछली बार भी 60% के आसपास मत टर्न आउट हुआ था कलकत्ता में, और इस बार सीधा 30% के आसपास बढ़ा है। तो ये है क्या जो पिछले प्रोग्राम में हम लोग जिक्र कर रहे थे कि ये इस बार पश्चिम बंगाल के लोगों का एक क्लियर कट फैसला है, और फैसला ये है कि बहुत हो गया, अब इनको विदा करो। बहुत हो गया, अब इनको विदा करो। और उसी दिशा में हमने 23 तारीख को भी देखा मत पड़ते हुए, और अब 29 तारीख को भी देखा है। और इस बात पर कुल मिलाकर के 7 एग्जिट पोल आए हैं पश्चिम बंगाल को लेकर के। उनमें से अगर 2 को छोड़ दें, एक ये जनमत पोल्स और एक पीपुल्स पल्स, इन दोनों को छोड़ दें तो बाकी 5 में भारतीय जनता पार्टी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी ही नहीं मिल रही है, बल्कि संकेत कुछ और हैं। 2/3 बहुमत की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल तो सर क्या कहें, कई कई बार तो इतने डेडली एक्यूरेट होते हैं, कई बार एकदम गलत होते हैं। 2021 के समय पे भी आपने देखा था एग्जिट पोल, तो उस टाइम पे भी दिखा रहे थे जीत। आपको क्या लगता है इस बारी इन लोगों ने मूड ठीक से पकड़ा है कि फिर से गड़बड़ करेंगे सर? ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल दोनों ही हुँ, उन पर आंख मूंद करके ना मैं भरोसा करता हूं और ना ही दर्शकों को करना चाहिए। ऐसे अनेक अवसर आए हैं जब एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं। हुँ, ओपिनियन पोल तो अक्सर गलत ही साबित होते हैं, क्योंकि वो मैनिपुलेटेड होते हैं। लेकिन तब तक तो ये एग्जिट पोल भी नहीं आए थे, ओपिनियन पोल भी नहीं आए थे, और हम लोग डे वन से कह रहे थे कि इस बार बंगाल में बड़ा बदलाव होगा, परिवर्तन होगा, क्योंकि लोगों का मूड ही कुछ अलग है। और ये चीजें ऐसे ही नहीं कह दी जाती हैं आदि जी। एक पूरा एक एक सीक्वेंस होती है, एक चेन होती है। और कौन सी चेन की बात मैं कर रहा हूं? लोकसभा चुनाव 2024 जून, जिस दिन रिजल्ट आए, उस दिन भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उनकी जो आंखें कैमरों में कैद हुई, उसमें सूनापन था, उनमें गिला था, उनमें शिकवा था, शिकायतें थी। लेकिन जब भाषण देने के लिए खड़े हुए तो एक शब्द उन्होंने भारत की जनता के प्रति शिकायत या शिकवे के रूप में बोला नहीं। लेकिन उन आंखों में बहुत कुछ पढ़ लिया लोगों ने, और उसके बाद जो कुछ हुआ है वो अब एक ऐसा इतिहास बन चुका है। अगर चुनाव में लगातार मात खा रहे विपक्ष को उससे कुछ सीखना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो बहुत कुछ सीख सकता है। जैसे 6 राज्यों के चुनाव हुए हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, चारों में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। 2 राज्य, जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के,
झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, 6 राज्यों में से 4 में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनना क्या इंडिकेशन है? क्या इंडिकेट करता है कि लोगों ने न केवल 2024 के लोकसभा चुनाव में हुई अपनी गलती को सुधारा है, बल्कि जो हताशा, निराशा उनकी आंखों में सूनापन देख रहे थे प्रधानमंत्री की, उसको ब्याज समेत चुकता किया है और उनको एक मजबूती प्रदान की है। नंबर 2, ये हिंदुत्व का एकत्रीकरण है, ध्रुवीकरण है और ये हिंदुओं का पुनर्जागरण है, इकट्ठा होना और उन सारी ताकतों को एक मैसेज देना है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनकी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे या सपने देख रहे थे, और जो उनको सत्ता से चलता करना चाहते हैं। देश के भीतर भी ऐसी ताकतें हैं, देश के बाहर भी ऐसी बहुत सारी ताकतें हैं जो किलसी बैठी हुई हैं कि ये आदमी भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात करता है, हमारे लिए इतना बड़ा मार्केट बंद करने का पूरा जो है इंतजाम किए दे रहा है। वो चाहे हथियारों के सौदागर हों या दूसरे हों, उनके लिए तो भारत की 140 से 145 करोड़ जनता एक मार्केट है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक संभावना है, ये अवसर है। उस अवसर को अगर वो बंद होते हुए देख रही हैं, तो वो चाहे चीन हो, चाहे डीप स्टेट हो, चाहे दूसरे आपके खैरख्वाह हो जो हथियारों की सप्लाई करते रहे। हथियार हम अब भी ले रहे हैं, लेकिन 200 से ज्यादा ऐसे हथियार जो सेना के काम आते हैं, हमारे अर्धसैनिक बलों के काम आते हैं, उनका निर्माण ऑलरेडी तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की डिफेंस कॉरिडोर में बनने शुरू हो चुके हैं, बल्कि कुछ तो हम अब निर्यात भी करना शुरू कर चुके हैं। तो ऐसी बहुत सारी ताकतें हैं जो एक कमजोर प्रधानमंत्री चाहते हैं दिल्ली की गद्दी पर। लेकिन जो लोग ये सपने देख रहे थे 2024 के लोकसभा चुनाव में कि ये अल्पमत सरकार है, 240 सीटों पर बीजेपी अटक गई है, ये तो रेत की दीवार की तरह कभी भी भर भरा करके गिर जाएगी, ये तो अल्पमत सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी गलतफहमी नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ लेने के बाद अपने क्रियाकलापों और अपने फैसलों और अपने दृढ़ निश्चय से वैदेशिक नीति के मोर्चे पर भी जिस तरीके से वो अमेरिका से लेकर के तमाम देशों से निपटे हैं, उसने उनको गलत साबित किया है। और उसके बाद चाहे हरियाणा की जनता हो, महाराष्ट्र की हो, दिल्ली की हो, बिहार की हो या आप पश्चिम बंगाल की हो, जिस तरह वो मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी हुई है, उसने बता दिया है कि नरेंद्र मोदी का जो फलसफा है कि विरासत भी और विकास भी, हम उसके साथ खड़े हैं, बाकी हम इधर-उधर देख नहीं रहे हैं। 29 तारीख को 2 घटनाएं हुई हैं, घटनाएं तो 3 हुई हैं, लेकिन 2 घटनाएं हुई जो नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई हैं। देश ने देखा कैमरों पर काशी बाबा के मंदिर में जाकर के वो विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं, यानी विरासत का सम्मान कर रहे हैं, आस्था केंद्र का सम्मान कर रहे हैं, हमारी संस्कृति का सम्मान कर रहे हैं, हमारे मंदिर में जाकर के वो समर्पित भाव दिखा रहे हैं। दूसरा, मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित करना, यानी विरासत और विकास दोनों को एक साथ लेकर के अगर कोई चल रहा है और जिसके पास विजन भी है, जिसके पास दृढ़ता भी है कि पाकिस्तान में घुस करके वो 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करे, उनके एयरबेस, उनके रडार और उनके सामरिक ठिकानों को नेस्तनाबूद करे, ये आत्मबल और ये शक्ति भी नरेंद्र मोदी ने दिखाया है। तो जनता इनके साथ खड़ी है और जो इनकी राह में बाधक बनने की कोशिश करते हैं इंडिया अलायंस के जरिए या दूसरे जरिए, उन सब के चेहरे याद कर लीजिए, वो सब अब अलग-थलग जनता करती जा रही है। जी। सर आज जो वहाँ के
सीईओ साहब हैं मनोज कुमार अग्रवाल जी, उन्होंने बोला है 77 ईवीएम टैम्परिंग कंप्लेंट आई है वेस्ट बंगाल के अंदर। अब उसमें से कितनी जाती हैं रीपोल के अंदर, ये तो अभी क्लियर नहीं है। बट उन्होंने बोला कि रीपोलिंग 2 मई से पहले हो जाएगी सर। तो आप ये क्या मतलब होएगा इसके अंदर पूरी तरह से कि क्या क्या चलेगा सर अभी? ये पूरा रीपोल जाएगा? 100% 100% होगा आदि जी। बहुत लोग टीएन सेशन को याद करते हैं कि बड़ा हुँ। 30 मार खा मुख्य चुनाव आयुक्त था, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने टीएन सेशन को भुला दिया। ज्ञानेश कुमार ने जो काम किया है पश्चिम बंगाल में, वो मैं कहूँगा कि शायद भूतो न भविष्यति, बल्कि भविष्य के लिए तो एक राह दिखा दी है कि अगर आपके पास दृढ़ इच्छा शक्ति हो, तो आप संसाधनों के बल पर और व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करके और जो प्लानिंग्स हैं, उनको ज़मीन पर उतार करके ऐसे अराजक तत्वों की पुंगी बजा सकते हैं, जो बूथ कैप्चरिंग के ज़रिए या लोगों को डरा-धमका करके बूथ तक आने से रोकने की साजिशें रचते हैं या खुद बूथ पर जाकर के ठप्पेबाजी करते रहे हैं। इन्होंने बहुत बड़ा काम करके दिया है और मैं कहूँगा कि ये एक नज़ीर है आने वाले मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के लिए भी और उन पॉलिटिकल जमातों के लिए भी, जिनको लगता है कि हम इस तरह की हेरा-फेरी करके, मैनेज करके और गुंडागर्दी के बल पर लोगों को डरा-धमका करके, उनकी हत्याएँ करके कुछ भी कर सकते हैं। कोई कल्पना कर सकता है? पश्चिम बंगाल में ना पहले चरण के मतदान से पहले चुनाव पूर्व हिंसा हुई, ना हत्याएँ हुई और ना ही दूसरे चरण के मतदान से पहले किसी तरह की कोई हिंसा हुई। बड़े पैमाने पर हिंसा होती थी, 30-30, 40-40 लोग मार दिए जाते थे। लोगों के डेड बॉडी मृत अवस्था में पेड़ों पर लटकी मिलती थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि पश्चिम बंगाल में भी इतना शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो सकता है, चुनाव हो सकता है। हुँ। क्योंकि ये इन लोगों ने तो मतलब जिस तरह से आज वहाँ पर चीज़ें करी, एकदम बदतमीज़ी करने की कोशिश करी वहाँ पर, ये जो टेप लगा दिया उसके ऊपर, और ये चीज़ें तो अब पहली बारी मेरे हिसाब से सर, अब मुझे पता नहीं पुराने में कभी ये कैमरा पे आई कि नहीं, बट पहली बारी कैमरा पे निकली है। तो ये बातें आप जैसे लोग हमको बताते थे, बहुत सारे और प्रवक्ता भी बताते थे, लेकिन पहली बारी हमने कैमरा में देखी कि यार ये टेप टेप लगाने वाला जो गेम है, और कहीं न कहीं पहले वो बीजेपी के बटन के अंदर गम लगा देते थे, तो वो दबता ही नहीं था। ये सब चीज़ें पहली बारी सबके पूरा पूरे देश ने देखी आज कि हाँ यार, ये तो गड़बड़ है। और ये शुरू के 5-10 मिनट के भीतर पकड़ में आई है। जी। 5-10 मिनट के भीतर पकड़ में आ गई और वो ज़्यादा खेल कर नहीं पाए। देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा आदि जी कि ये एसआईआर को लेकर के सबसे ज़्यादा पेट में दर्द ममता बनर्जी के क्यों हुआ? सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुँच गई? काला शॉल ओढ़ करके वहाँ बहसबाजी क्यों कर रही थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से? और फिर वो सुप्रीम कोर्ट के काले चोंगे में खड़ी होकर के जो फोटो खिंचवाए, उनको इन्होंने पूरे बंगाल में एक विक्टिम कार्ड खेलने के लिए बड़े-बड़े पोस्टर बनवा करके सड़कों के किनारे लगवाए और ये कहा कि जिन लोगों के नाम काट दिए गए, मैं उनकी लड़ाई लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चली गई हूँ। शुरू में तो इन्होंने कहा था, आपको याद होगा, एसआईआर मेरी लाश पर यहाँ पर जो है होगा, मैं एसआईआर होने नहीं दूँगी। इन्होंने तो ये भी कहा था कि वक्फ संशोधन कानून, वो भी मैं लागू नहीं होने दूँगी पश्चिम बंगाल में। इन्होंने ये भी कहा था कि सीएए कानून हम पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। किस-किस तरह की भाषा का प्रयोग इन्होंने नहीं किया है चुनौती वाले अंदाज में, लेकिन क्या रोक पाई वो? नहीं रोक पाई। और अल्टीमेटली 90-91 लाख मतदाताओं को सूची से बाहर निकाल करके, जिनकी डेथ हो गई उनको मतदाता सूची में क्यों रहना चाहिए? जिनके 2 जगह नाम थे, ऐसे लोगों को 2 जगह नाम क्यों रहना चाहिए? या
जो बंगाल छोड़ करके चले गए हैं, उनका नाम मतदाता सूची में क्यों होना चाहिए? हम्म। और उनके नाम अगर हटे हैं तो उनका आप विरोध क्यों कर रही थी? क्योंकि इसी में खेला था। शुभेंदु अधिकारी का कल एक बयान आया था और सबूत के साथ उन्होंने कहा कि 750 फिंगर्स खरीदी गई हैं ताकि उनको जो है वो जो कॉस्मेटिक फिंगर्स होती हैं, फिंगर के ऊपर चढ़ाया जा सके और स्याही लगवा करके फिर उसको निकाला जा सके और फिर से मतदान किया जा सके। तो ये चीजें पकड़ में आई। एक रास्ता और निकाल लिया इन्होंने कि बीजेपी कैंडिडेट और चुनाव चिन्ह के ऊपर किसी तरीके से कोई टेप चिपका दो, कोई नील पॉलिश लगा दो, कुछ दूसरे काम कर दो। ये हताशा है, ये निराशा है, ये बौखलाहट है। ये इनको पता है कि जमीन खिसक चुकी है पैरों के नीचे से और जनमानस जो है वो 15 साल से इनको झेल रहा है और वो हर हालत में इस बार बदलना चाहता है। जो हमने सीन देखे हैं बंगाल में इस बार, ट्रेन्स भरी हुई आ रही थी, कोई दक्षिण से आ रहा है, कोई पश्चिम से आ रहा है, कोई दूसरे राज्यों से आ रहा है और वो कह रहा है कि हम अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए आए हैं। तो ये सब क्या था? और बहुत सारी महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में हमने देखी हैं, जिनके वीडियो वायरल हुए हैं। एक महिला रोते हुए कह रही थी कि भगवान के दर्शन हो गए और उनका गला भर आया। तो ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक छवि है, ये पश्चिम बंगाल में निर्णायक साबित हुई है। और ऊपर से टीएमसी के राज में जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में छात्रा की रेप के बाद हत्या की गई, संदेश खौली हुआ, इसके अलावा भी कई ऐसी घटनाएं हुई उसमें। और जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज की छात्रा की माताजी को, रत्ना देवा राय को इन्होंने कैंडिडेट बनाया, तो उसके बाद उनके खिलाफ भी विश्वमन और उनकी अवमानना के लिए बहुत सारे बयान टीएमसी के नेताओं ने दिए। वो जब मतदान केंद्र पर जा रही थी, वहां उनकी घेराबंदी की टीएमसी के समर्थकों ने। तो देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत जल्दी चीजें पूरे राज्य में और देश में पहुंच जाती है कि किसके साथ क्या हो रहा है। आप एक इतना विभत्स कांड, जिसमें खास तौर से बंगाल की महिलाओं के सेंटिमेंट्स आहत हुए थे, सब दुखी थे, आप उसकी मदर के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और आपत्तिजनक जो है तरीके से उनको घेराबंदी करके उनको वहां से भगाना चाहते हैं। तो ये चीजें टीएमसी के ममता बनर्जी के खिलाफ गई और उसका नतीजा हम 4 मई को देखेंगे जब असली नतीजे आएंगे। क्योंकि सर मेरे को एक ही ये डर है कि वेस्ट बंगाल में जो जनमानस है उसके बारे में लोगों को कम पता है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। कई लोग तो आके बोला है, कई लोगों ने नहीं बोला है। बट ऑफ कोर्स जो हमको दिखता है, जिन जो मुद्दे हैं उसके ऊपर तो अगर आप देखें तो वो तो दिखता ही है कि बीजेपी का कहीं न कहीं यहाँ पर अपर हैंड है। सर ममता बनर्जी और इनकी जो पूरी पार्टियाँ हैं, इन्होंने अजय पाल सिंह के ऊपर पूरा ड्रामा चलाया, वो सब हुआ। कल पूरा दिन इन लोगों ने वो गेम खेलने की कोशिश करी, लेकिन आज एकदम शांति थी। आज बिल्कुल शांति थी, कुछ भी नहीं हुआ। अब पिछले 2-3 दिनों के अंदर कम से कम नहीं तो 4000 लोगों को उठा लिया गया है सर, जो अरेस्ट हुए हैं। उसके बाद भी आज कहीं न कहीं कुछ जगहों के अंदर बड़े टेढ़े-मेढ़े से वीडियोज़ बाहर निकले और उसके बा और भी बंदे उठाए गए हैं आज। आज का कुछ नंबर पता नहीं है मेरे को, तो मैं कुछ उसके बारे में बोलना नहीं चाहूँगा, बट मेरे को लगता है काफ़ी लोग उठाए गए हैं, क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोज़ हमने देखे। एक जो खबर आई आज कि भई 700 कंपनियाँ रहेंगी यहाँ पर जब तक ये वेस्ट बंगाल पूरी तरह से शांत नहीं हो जाता, वो मतलब टिल फर्दर ऑर्डर्स वो यहीं पर ही रहेंगी। तो आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं सर? अगर तो ममता बनर्जी जीतती हैं, जिसके चांसेस कम हैं, तो ये किस तरह की वायलेंस और ये सब चीज़ें करने की कोशिश करेंगी? और अगर हारती हैं, फिर क्या होगा सर? 2-3 बड़े सवाल आपने पूछ डाले तो मैं एक-एक करके सबके जवाब देता हूँ। पहली बात, अजय पाल शर्मा ने क्या गलत कहा था? अजय पाल शर्मा चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर हैं। हाँ, उनका बैकग्राउंड ये है कि वो उत्तर प्रदेश के आईपीएस ऑफिसर हैं
और बहुत तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, लेकिन वो चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर के तौर पर वहां गए हैं। और एक ऑब्जर्वर का ये दायित्व होता है कि वो अच्छे तरीके से ऐसे तत्वों को मैसेज दे दे, या तो भिजवा दे किसी के हाथों मैसेज, या अगर अजय पाल शर्मा जैसा दबंग ऑफिसर है, भले ही वो ऑब्जर्वर की भूमिका में है, तो आंखों में आंखें डाल करके जा करके उनको समझा दे हिंदी में कि भाई आपने अगर कुछ इधर उधर करने की कोशिश की तो उसके बाद जो कुछ होगा फिर रोना पीटना मत। तो उसने क्या किसी को रोका मतदान से, या उसने कोई गलत बात कही? बिल्कुल परफेक्ट बात कही थी और उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, प्रशस्ति की जानी चाहिए। आप उस पर वितंडा खड़ा कर रहे हैं। दूसरे, जो संभावना आपने बताई कि अगर ममता बनर्जी आ गई, तो मैं लिख करके दे रहा हूं, भूल जाइए कि ममता बनर्जी आएगी। ममता बनर्जी के बारे में तो मैं ये देखूंगा कि ममता बनर्जी की सीटें 100 से नीचे रहती हैं या 100 पार करने में ये सफल होती हैं। 100 सीटें भी अगर ये पा गई तो मैं इनको इनकी कामयाबी मानूंगा। जिस तरह का टर्नआउट कलकत्ता में देखने को मिला, हुगली में देखने को मिला, साउथ नॉर्थ 24 परगना में देखने को मिला, ये तो अभूतपूर्व है, कल्पनातीत है। आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि ममता बनर्जी के गढ़ में इस तरह का मतदान हुआ है। और चलो मान लेते हैं कि साहब अगर ममता को हटाने वाले भी लामबंद हुए हैं और ममता को बचाने वाले भी लामबंद हुए हैं, इसलिए वोट ऑफ परसेंटेज इतना चला गया, तो भी फर्स्ट फेज के इलेक्शन में 93 पॉइंट समथिंग, सेकेंड फेज में 92%, उससे भी ज्यादा वोट। ये क्या शो करता है? पूर्वोत्तर के जितने राज्य हैं उनमें हैवी वोटिंग होती रही है, इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल। यहाँ 80-82% वोट टर्नआउट होता रहा है, लेकिन ये बढ़कर के 92-93% पर पहुंच जाए। 100% परिवर्तन के लिए ये वोट पड़ा है। और जितने वीडियोस आए हैं, फुटेज आए हैं, जो लोगों का एटीट्यूड, जो लोगों की बॉडी लैंग्वेज, जो उनका कथन, और जिस तरीके से वोकल हुए हैं इस बार वो, आप ये समझ लीजिए कि लोगों ने मन बना लिया था कि बहुत हो गया, अब नहीं और नहीं। इसलिए ये परिवर्तन के लिए ही वोट हुआ है। और एक बात और बताता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी की फिगर 180 को भी पार कर जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। 180 से ऊपर उसकी फिगर जा सकती है। यह सुनामी है जो बहुत कम किसी राज्य में देखने को मिलती है। एक तो होता है ये कि 15 साल हो गए हैं, चलो इसको हटाओ, और दूसरी सरकार। एक होती है नफरत। इस बार लोगों के भीतर नफरत देखने को मिली है और एक मिशन मोड में वहां पर मतदान हुआ है। आदि जी, क्योंकि सर मिशन मोड तो बड़ा मतलब दिखा लोगों में, कई लोगों में तो बड़ा गुस्सा था। एक लेडी, मतलब मैं देख रहा था, पोल बूथ से बाहर निकली, वो बोलती है क्या है, मतलब बिल्कुल भी मैं परेशान हो गई हूँ, जय श्री राम चिल्लाना शुरू हो गई। उसका कहती है ये बोलना हमारा हक है, हम क्यों ना बोले। आई मीन ऐसा तो मैंने कहीं देखा नहीं कि किसी ने उसको मना किया होगा ये बोलने के लिए या कुछ, मेरे को समझ में नहीं आया। और एकदम से मतलब उसका ऐसे भड़कना देख के मेरे को बड़ा अजीब सा लगा कि यार ये क्या हुआ, एकदम से ही इतनी जोर से भड़की है लेडी, क्या हो गया? देखिए कुछ समय पहले ममता बनर्जी का एक बयान आया था, जी। बेहद आपत्तिजनक बयान था। आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपने इस बात का भी ख्याल नहीं रखा। इन्होंने क्या धमकी दी थी हिंदुओं को? इन्होंने कहा था कि हम यहाँ हैं इसलिए आप बचे हुए हैं, वरना वो जो विशेष समुदाय है वो 1 सेकंड में आपका इलाज कर देगा। ये खुली धमकी थी एक चीफ मिनिस्टर की।
और ये तुष्टीकरण की इंतहा थी। मदरसों के लिए आपके पास 5,700 करोड़ रुपया है, और बाकी की एजुकेशन के लिए। इसके अलावा बंगाल में जो कुछ हुआ था, बांग्लादेश में, वो लोगों की स्मृति में कहीं जम करके रह गया, चिपक करके रह गया। और उस समय योगी आदित्यनाथ से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, संघ प्रमुख हों, उन्होंने अपनी अपनी भाषा में, योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कटोगे बटोगे तो कटोगे। मोदी जी ने कहा था कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, और कुछ उसी अंदाज में संघ प्रमुख ने कहा था। उसका असर हमने हरियाणा में भी देखा, महाराष्ट्र में भी, दिल्ली में भी, बिहार में भी। और देखिए सबसे बड़ा अंतर क्या हुआ है। लोकसभा चुनाव के दौरान संघ में और बीजेपी में कुछ थोड़ी सी खींचातानी, कुछ मनमुटाव, कुछ अलगाव सा देखने को मिला था, और जेपी नड्डा ने एक बिना सोचे समझे बयान दे दिया था कि अब संघ की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, बीजेपी सक्षम हो गई है। उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, 240 सीटों पर बीजेपी अटक गई। लेकिन उसके बाद जब संघ ने कमान संभाली और जमीन पर जाकर के हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार में काम किया, और फिर अभी पश्चिम बंगाल में पिछले 3-4 महीने से काम किया, उसका नतीजा आप 4 मई को देखिएगा। सर, आप मुझे ये बताइए, जो अभी जैसे 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, एंड इनका, अब आप बोल रहे हैं जैसे ये बाहर जाएंगी, तो इनका क्या क्या फ्यूचर रहेगा, पॉलिटिकल फ्यूचर क्या रहेगा ममता बनर्जी का? देखिए 67 या उसके बाद जब कांग्रेस सरकार का पतन हुआ और वामपंथी आए, तो जो रे साहब थे मुख्यमंत्री कांग्रेस के, वो फिर किसी को दिखाई नहीं दिए। इसके बाद वामपंथियों की सरकार आई, ज्योति बाबू बहुत लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर रहे। उनके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य आए। 2011 में जब ममता बनर्जी ने उनकी सरकार उलट दी और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी, तो बुद्धदेव भट्टाचार्य केवल किसी एक प्रोग्राम में दिखाई दिए थे, और उसके बाद वो अस्वस्थ थे तो वो चले गए। ममता बनर्जी क्या मुंह लेकर के मतदाताओं के सामने और बंगाल की जनता के सामने आएंगे? जिस तरह की एरोगेंस इन्होंने दिखाई है पिछले 15 साल में, जिस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग किया है, होता क्या है आदि जी, हमारे सामने उदाहरण होते हैं, कोई प्रेरणा का पुंज होता है, और हम उसकी अनदेखी करते हैं और ऐसा बिहेव करने लगते हैं कि हम राजा हैं या हम रानी हैं। हम जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, जिसके साथ चाहेंगे वैसा व्यवहार कर सकते हैं। जिन जिन राज्यों में ये एरोगेंस देखने को मिली है, ये घमंड देखने को मिला है, उनका पतन हुआ है बहुत बुरी तरीके से। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी। उनको मुख्यमंत्री रहते हुए, और जब बाद में अमित शाह उनकी सरकार में गृह मंत्री बने, तो उनको गृह मंत्री रहते हुए कांग्रेस की केंद्र की यूपीए सरकार ने जीने नहीं दिया, जीना हराम कर दिया। नरेंद्र मोदी पहले मुख्यमंत्री थे देश के जिनको एसआईटी ने पूछताछ के नाम पर 9 घंटे तक परेशान किया था, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को। लेकिन वो विचलित नहीं हुए। अमित शाह को तो सीबीआई ने गिरफ्तार किया, एक फेक मुठभेड़ बता करके कि उसमें गृह मंत्री का हाथ था। उनको जेल में डाल दिया गया, अमित शाह को। बाद में अदालत ने कहा कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड मामला है और इसमें अमित शाह का कोई लेना देना नहीं, गृह मंत्री का कोई लेना देना नहीं, उनको रिहा किया गया। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11.5 साल पूरे कर चुके हैं। वहां 13.5 साल मुख्यमंत्री और 11.5 साल यहाँ प्रधानमंत्री। कभी एरोगेंस देखी क्या उनके व्यवहार में? या ये देखा हो कि जो पॉलिटिकल
पॉलिटिकली उनके जो विरोधी हैं उनको सबक सिखाओ या उनको उठा के जेल में डाल दो या उनको गिरफ्तार करवाओ या परेशान करो उनको, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे उद्धव ठाकरे हों, जब सत्ता आ गई हाथ में, तो किस तरह की एरोगेंस इन्होंने दिखाई है, वो सबको दिखाई देता है। एक कहावत है, दांत कठोर होते हैं इसलिए टूट जाते हैं। जीभ जो है वो बहुत लचीली होती है इसलिए आखिर तक आपके साथ बनी रहती है। तो ये इन चीजों से सबक लेने को तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी क्यों लगातार कामयाबी हासिल कर रहे हैं और इनके अपोनेंट जिन्होंने वो इंडी अलायंस बनाया था, वो इंडी अलायंस के तमाम चेहरे आज कहाँ हैं, बस ये स्मरण कर लीजिए, सारी चीजों के जवाब मिल जाएंगे। ये तो आपने ऐसे बोलते हैं ना, स्पिन बॉलिंग फेंकी है सर। आखिरी सवाल मैं पूछूंगा सर, वेस्ट बंगाल में एक तो ये पूरा ठीक है चल रहा है, 2-3 और चुनाव हैं असम में, उसका बारे में भी एक आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ सर। असम में तो दिखता है कि 100 सीट तक हेमंता साहब की आ सकती हैं क्लियर, बट जो क्या नाम है तमिलनाडु है सर, उसमें मेरे को जो दिखता है सर, एंड प्लीज मुझे करेक्ट करिएगा इसमें, कि अगर डीएमके की जो पकड़ है, अगर उस पकड़ को हिला भी दिया जाए, वो एक बहुत बड़ी जीत होगी बीजेपी के लिए। तो आप कैसे देखते हैं इसको, स्पेशली तमिलनाडु को? देखिए, इन 5 राज्यों में से असम और पुडुचेरी, दो जगह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकारें थी। बाकी तो किसी राज्य में थी नहीं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, तमिलनाडु में एमके स्टालिन, केरल में विजयन साहब। केरल में परिवर्तन दिखा रहे हैं एग्जिट पोल के, कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ की जो है वो वापसी हो रही है। केरल में और तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी इंडिविजुअली कोई बड़ी ताकत कभी रही नहीं है। केरल में तो कभी भी नहीं रही, तमिलनाडु में कुछ जगहों पे कुछ कुछ उनकी उपस्थिति रही है, लेकिन तमिलनाडु पर इस बार बीजेपी ने फोकस ही नहीं किया। उसका पूरा फोकस पश्चिम बंगाल पर था या असम पर था। और असम में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनना और 3 लगातार कांग्रेस की हार होना, ये बड़ी खबर है। हरियाणा के बाद लगातार तीसरी बार किसी राज्य में सरकार बनना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है बीजेपी की। और पश्चिम बंगाल को ऐड करना, प्लस करना, ये तो ऐसी ऐतिहासिक घटना है पश्चिम बंगाल वाली। जब आप भारत का नक्शा उठा करके फैलाते हैं अपने सामने, तो अब केवल 2 राज्य बचे हैं जहां बीजेपी की सरकार नहीं है उत्तर भारत में, एक हिमाचल और दूसरा पंजाब। पंजाब में गेम शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी के 7 एमपी राज्यसभा के वो टूट करके बीजेपी में आ चुके हैं। अब आगे ऊंट किस करवट बैठेगा ये देखना, जरा मुस्कुरा करके हम भी देखेंगे। एक गाना है मुगले आजम में। और हिमाचल प्रदेश में तो हर 5 साल में सरकार बदलती है, तो जब भी अगला चुनाव होगा तो हिमाचल में भी भगवा दिखाई देगा। तो उत्तर भारत में अब केवल हिमाचल, पंजाब और नीचे झारखंड, ये स्टेट बचे हैं, वरना पूरा पूर्वोत्तर या तो बीजेपी की सरकार या बीजेपी के सहयोगियों की। और अब पश्चिम बंगाल में भी भगवा दिखाई देगा, केसरिया कलर दिखाई देगा। तो ये एक नया आयाम जोड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बीजेपी के इतिहास में। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक नई राजनीतिक दिशा पकड़ेगा भारत। क्योंकि मेरे को एक वही दिखता है सर कि यहाँ पर ना कहीं एक किसी तरह से अगर ये डेंट पड़ जाए जोर से, उससे क्या होगा, जो एक ये जो जो क्या बोलूं सर इसको, जो जो गुरूर है वो टूटना चाहिए।
क्योंकि एक ये जो और उससे जो राजनीति बदलेगी सर, रीजनल पार्टीज का जो एक 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 होल्ड था, सबसे बड़ा दो ही है ना सर रीजनल पार्टीज, तो भी एक डीएमके है और एक ये है टीएमसी। अब टीएमसी अगर जाती हुई दिखती है तो अगला मेन फोकस इसमें रहेगा, लेकिन इसके बाद हमको दिखता है कि ये पंजाब की तरफ ऑलरेडी कहीं ना कहीं फोकस होगा, तो राजनीति ऑब्वियसली दिखती है नेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स होगी ज्यादा। नेशनल लेवल पर पॉलिटिक्स करने के लिए बचा कौन? 5 राज्यों में ले दे करके एक केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार हम्म, हम्म। बनने की संभावना बनी है। बाकी 4 राज्यों में कहाँ है कांग्रेस? तमिलनाडु में नहीं, असम में नहीं, बंगाल में नहीं, पुडुचेरी में नहीं, और लगातार कांग्रेस हार रही है। तो मैं तो अभी संजय दीक्षित जी के चैनल पे था, मैंने कहा कि केरल में अगर कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार बन रही है तो चलो अच्छा है, सांस आने के लिए कुछ तो ऑक्सीजन चाहिए कांग्रेस को। तो राहुल गांधी का नेतृत्व बना रहे, ईश्वर करे कि वो इसी तरीके से बयानबाजी करते रहे मोदी जी के खिलाफ। और मोदी जी की जब तुलना किसी सेकंड आदमी से होती है तो सामने अगर राहुल गांधी जैसा एक जोकर दिखाई देता है तो फिर बीजेपी के लिए बड़ा आसान हो जाता है आगे बढ़ना। वो बात तो है सर, वो बात तो बहुत आपने सही बोली है, क्योंकि इससे ऐसा दिखता है कि कहीं ना कहीं गेम बदलने वाली है अगले एक दो, और अभी तो बड़ा चुनाव एक आने वाला है जो है आपका यूपी का, उसमें भी एक और रीजनल पार्टी है, तो गेम पूरी अभी बदलने वाली है। थैंक यू सर आपके समय के लिए, आपने बड़ा तीव्र सा विश्लेषण दिया। मैं नंबर्स में नॉर्मली घुसता नहीं, जगहों में नॉर्मली घुसता नहीं, बिकॉज मेरा थोड़ा मानना बड़ा बिग पिक्चर बोलते हैं, 30,000 फीट्स वाला जो पिक्चर होता है, स्ट्रेटेजिक पिक्चर, उस पे देखने का थोड़ा मेरा रहता है। और मेरा इतना नॉलेज नहीं है वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स में कि मैं उसमें सीट बाय सीट जाके मैं कुछ देख सकूं, बट ओवरऑल एक सीखने को काफी कुछ मिला है इस इलेक्शन में, उसमें कोई डाउट नहीं है सर। थैंक यू सो मच सर आपके समय के लिए। एक बार फिर सब ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करिए, सर के चैनल हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करिए, एंड प्लीज अगर आपको हमारे ग्रुप्स में ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन को जरूर देखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।